तो दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं स्कैटर डायग्राम को। इस वीडियो से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एक और नई मेथड के साथ जिसका नाम है कॉन्करेंट डेविएशन। बहुत ही अच्छी, बहुत ही आसान मेथड है, बहुत मजा आने वाला है जब हम लोग इस मेथड को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो बजा दो यार। तो भाइयों मैं आ गया हूं चैंपियंस वाला चार्ट में और उसकी तीसरी हेडिंग पे जिसका नाम है कॉन्करेंट डेविएशन। एक बहुत आसान सा फॉर्मूला है कॉन्करेंट डेविएशन का। सबसे पहले वो लिखते हैं फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो भाइयों कॉन्करेंट डेविएशन का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस 2c माइनस m डिवाइडेड बाय m। दो महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है यहाँ पे कि अगर रूट के अंदर नेगेटिव है तो बाहर भी नेगेटिव होगा। तो तुम लोग प्लस माइनस के चक्कर में मत पड़ना, तुम सिर्फ इतना याद रखना कि अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है तो आर भी नेगेटिव होगा, अगर रूट के अंदर पॉजिटिव आता है तो आर भी पॉजिटिव होगा। तो तुम लोग अंडर रूट नेगेटिव नंबर का मत निकालना, तुम लोग अंडर रूट नॉर्मल वैल्यू का ही निकालना, बस बाहर लगा देना माइनस अगर रूट के अंदर आ जाता है नेगेटिव साइन। तो एक ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पे m मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कंपेयर्ड, यानी कि n-1। n होते हैं तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, लेकिन जब तुम कंपैरिजन करते हो तो तुम पहले वाले ऑब्जर्वेशन का किसी और से कंपैरिजन नहीं कर सकते, इसलिए m होता है n-1 और c होता है तुम्हारा नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशंस जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ प्लसेस। समझाता हूं कि ये क्वेश्चन आएगा कैसे और इसे सॉल्व कैसे करना है। हो सकता है एग्जाम में तुम्हें दो स्टॉक दे दियो, एक दे दिया हो इन्फोसिस और एक दे दिया हो तुम्हें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब उन्होंने बोला इन्फोसिस का प्राइस था 100, फिर हो गया 150, फिर हो गया 250, फिर 50, फिर 80, फिर कुछ भी बोल दो 1 लाख, फिर हो गया 1 करोड़, फिर हो गया 50 लाख, फिर हो गया 60 लाख, फिर हो गया 2 रुपए। फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में भी ऐसा ही, स्टॉक का प्राइस था 10 करोड़, फिर हो गया 5 करोड़, फिर हो गया 7 करोड़, फिर हो गया 8 करोड़, फिर हो गया 2 रुपए, फिर हो गया 10 रुपए, फिर हो गया 50 रुपए, फिर हो गया 60 रुपए, फिर हो गया 120 रुपए, फिर हो गया 80 रुपए। ऐसे मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के भी शेयर प्राइसेस लिख दिए। तो कुल मिलाकर मैंने इन्फोसिस के शेयर प्राइसेस लिख दिए और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर प्राइसेस लिख दिए, खूब सारे। प्राइस कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। तुम्हें क्या करना है, इन्फोसिस के लिए प्लस और माइनस लिखना है। कैसे लिखोगे प्लस और माइनस? देखो जो फर्स्ट वाला ऑब्जर्वेशन है उसको तुम कंपेयर नहीं कर सकते, तो फर्स्ट वाले ऑब्जर्वेशन में बड़ा सा डैश आ जाएगा, नॉट एप्लीकेबल। फर्स्ट वाले ऑब्जर्वेशन को मैं कंपेयर नहीं कर सकता, तो यहां मैंने कर दिया डैश। अगर अब मैं देखूं तो 100 से 150 हुआ है यानी बड़ा है तो प्लस, फिर 150 से 250 हुआ है तो प्लस, 250 से 50 हुआ है तो माइनस, 50 से 80 प्लस, बड़ा है तो प्लस, घटा है तो माइनस, फिर 80 से 1 लाख प्लस, 1 लाख से 1 करोड़ प्लस, 1 करोड़ से 50 लाख माइनस, 50 लाख से 60 लाख प्लस और 60 लाख से 2 रुपीज माइनस। वैसे ही रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पे जाते, पहला वाला नॉट एप्लीकेबल यानी कि डैश, सेकेंड में 10 करोड़ से 5 करोड़ हुआ यानी माइनस, 5 से 7 यानी प्लस, 7 से 8 यानी प्लस, 8 से 2 रुपए माइनस, 2 से 10 रुपए प्लस, 10 से 50 रुपए प्लस, 50 से 60 रुपए प्लस, 60 से 120 रुपए प्लस और 120 से 80 माइनस। तो रिलायंस के भी मैंने प्लस माइनस लिख दिए। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, दोनों प्लस माइनस को कंपेयर करना है। तुम्हें निकालना है कॉन्करेंट डेविएशन जिसको हम लोग बोलते हैं सी, नंबर ऑफ प्लसेस को बोलते हैं सी। तो देखो फर्स्ट वाले में तो डैश ही होगा क्योंकि कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है। फिर इन्फोसिस का प्लस, रिलायंस का माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस। तो इतना आसान है, पहले इन्फोसिस का लिख दो प्लस माइनस, फिर रिलायंस का लिख दो प्लस माइनस, दोनों के प्लस माइनस को कंपेयर करके कॉन्करेंट डेविएशन के प्लस माइनस लिख दो। अब तुम्हें पता लगाना है कि नंबर ऑफ प्लसेस कितने, तो सी आ जाएगा तुम्हारा नंबर ऑफ प्लसेस। तो नंबर ऑफ प्लसेस कॉन्करेंट डेविएशन में है 1, 2, 3, 4 और 5। तो नंबर ऑफ प्लसेस हो गए 5।
अब तुम्हें निकालना है m, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कंपेयर्ड। तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो m हो गया 10 - 1 यानी कि 9। अब सीधे सीधे लगा दो तुम फॉर्मूला, r इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2c माइनस m डिवाइडेड बाई m, यानी फॉर्मूला हो जाएगा 2 × 5 - 9 डिवाइडेड बाई 9। तो मेरा r आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1/9। तो 1 डिवाइडेड बाई 9 और उसका कर दिया अंडर रूट, तो मेरा r आ गया 0.33। तो ऐसे निकल जाएगा कोरिलेशन इन केस ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। हो सकता है एग्जाम में वो डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ ले, वो m दे दे या फिर r दे दे, c दे दे और m पूछ ले। बस इतनी वैरायटी के क्वेश्चन आ सकते हैं फ्रॉम द कॉन्करेंट डेविएशन। तो कॉन्करेंट डेविएशन हो जाता है भाइयों खत्म। सीधे मूव करते हैं अगली मेथड पर जिसका नाम है रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। बहुत जबरदस्त मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड, सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में इसी मेथड से आए हैं। तो सबसे पहले लिख देता हूं मैं फॉर्मूला। तो रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है 1 - 6 समीशन d² अपॉन में n³ - n। फिर से रिपीट करो मेरे साथ, तो मैं कसम है उसकी, 1 - 6 समीशन d² अपॉन में n³ - n। एक और बार रिपीट करो, 1 - 6 समीशन d² अपॉन में n³ - n। तुम्हारा n होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और d होता है डेविएशन ऑफ रैंक्स। तो चलो सीधे एक एग्जाम्पल कराता हूं, बहुत अच्छे से तुम्हें एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। गोकुल धाम सोसाइटी में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा है, वहां पे 2 जज बनाए गए। एक जज बनाया जेठालाल को और एक जज बनाया हमारे तारक मेहता को। अब ब्यूटी कॉन्टेस्ट में बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में आई हमारी माधवी भाभी, फिर हमारे पास आई दया भाभी, साथ में पार्टिसिपेट किया रोशन भाभी ने, और फाइनली पार्टिसिपेट किया बबीता जी ने। तो बाकी सब के आगे हम लोग भाभी लगा देते हैं, लेकिन बबीता जी के आगे कभी भाभी नहीं लगता, वो बबीता जी होती हैं। फॉर आई डोंट नो व्हाट रीजंस आर देयर इन द सीरियल। तो जेठालाल और तारक मेहता को रैंकिंग करना है। तो तारक मेहता जी ने सबसे पहले रैंकिंग करी। तारक मेहता जी ने माधवी भाभी को दी 4थी पोजीशन, दया भाभी को दी 2री पोजीशन, रोशन भाभी को दी 1ली पोजीशन और बबीता जी को दे दी 3री पोजीशन। ऐसा मेहता साहब ने किया, अपनी रैंकिंग कर दी 4 2 1 3। अब जेठालाल से पूछा गया कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट में बताओ कि सबसे सुंदर अप्सरा कौन है। तो जेठा भाभी ने माधवी भाभी को दे दी 4थी पोजीशन, रोशन भाभी को दे दी 3री पोजीशन। फिर अब जेठालाल जी पड़ गए धर्म संकट में कि यार दया भाभी को फर्स्ट दूं या फिर बबीता जी को फर्स्ट दूं। अगर दया भाभी को फर्स्ट दिया तो बबीता जी बुरा मान जाएंगी, और अगर बबीता जी को फर्स्ट दे दिया तो धर्मपत्नी बुरा मान जाएंगी। तो ऐसा बहुत बड़ा संकट था जेठालाल के समक्ष। लेकिन चूंकि बापूजी भी ये प्रोग्राम देख रहे थे तो जेठालाल ने देरी नहीं की और जेठालाल ने बबीता जी को दे दिया सेकंड और दया भाभी को दे दिया फर्स्ट। तो यहाँ पे 2 जजेस ने रैंकिंग कर दी है। ये रैंक्स हैं जेठालाल की और तारक मेहता जी की, ये रैंकिंग हो गई। अब मुझे निकालना है डिफरेंस ऑफ रैंक्स, जिसको मैं बोलता हूं डी। मुझे निकालना है डी। तो देखो 4 - 4 करूंगा तो आएगा 0, 1 - 2 करूंगा तो आएगा -1, 3 - 1 करूंगा तो आएगा 2, 2 - 3 करूंगा तो मेरे पास वापस से आ जाएगा -1। अगर मैं ये डिफरेंस ऑफ रैंक्स का सम करूं तो मेरी डिफरेंस ऑफ रैंक्स का सम आएगा 0। तो यहां पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी बनानी है रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट की कि सम ऑफ डिफरेंसेस ऑफ रैंक्स इज ऑलवेज 0। सम ऑफ डिफरेंसेस ऑफ रैंक इज ऑलवेज 0। भले कोई भी क्वेश्चन हो, जब भी तुम लोग डी निकालोगे यानी रैंक्स ऑफ वेरिएबल x को रैंक्स ऑफ वेरिएबल y में से माइनस करोगे या फिर वाइसा वर्सा, तो तुम्हारा डिफरेंस ऑफ रैंक्स हमेशा आएगा 0। इसको मैं मान लेता हूं rx, ये हो गई मेरी ry, तो rx माइनस ry हमेशा आने वाला है 0। तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिखो। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी मैंने लिख दी कि अगर सम ऑफ डिफरेंसेस ऑफ रैंक्स है तो वो हमेशा 0 होने वाला है। ऐसा एक थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है तो आराम से टेका देकर एग्जाम में टिक लगाकर आना 0।
आगे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। मुझे निकालना है कोरिलेशन। तो कोरिलेशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? R0 का फॉर्मूला है 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन में n क्यूब माइनस n। मेरे पास समीशन डी स्क्वायर तो आया ही नहीं, तो मुझे निकालना है समीशन डी स्क्वायर। तो सबसे पहले डी जो निकल गया है उसकी स्क्वायरिंग कर लेता हूं। तो डी की स्क्वायरिंग करूंगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 0 का 0, -1 का 1, 2 का 4 और -1 का वापस 1। तो समीशन ऑफ डी स्क्वायर मेरा आ रहा है 6। तो अब मुझे कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला में सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि n ऑलरेडी गिवन है 4, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 4, और समीशन डी स्क्वायर आ गया है 6। तो लगाओ कोरिलेशन का फॉर्मूला, R0 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब -4। तो देखो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस 36 बाई 60। तो फाइनली मेरा R0 आता है 0.40। तो याद रखना भाइयों, मेरा रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट हो जाएगा 0.40। कुछ नहीं करना है, रैंक्स निकालनी है, रैंक्स का डिफरेंस निकालना है, उस डिफरेंस का सम हमेशा होगा 0, डिफरेंस का स्क्वायर करना है। समीशन ऑफ डी स्क्वायर अगर मिल गया और n ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, तो तुम लोग R0 का फॉर्मूला लगा देना 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन में n क्यूब माइनस n। बेसिक सा फॉर्मूला, पूरे मार्क्स देके जाने वाला है इन द एग्जाम्स। अब देखो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट में कुछ और प्रॉपर्टीज भी है, ध्यान से सुनना। अगर रैंक्स एग्जैक्टली ऑपोजिट है, याद रखना, अगर रैंक्स एग्जैक्टली ऑपोजिट है तो कोरिलेशन होने वाला है -1, ये बात फिक्स्ड है। अगर रैंक्स एक दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट है तो कोरिलेशन कोफिशिएंट, फिर से, तो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट हो जाएगा -1। से फॉर एग्जांपल, एक जज ने रैंक दी है 1 2 3 और एक जज ने रैंक दी है 3 2 1। तो यहां 1 की जगह 3 है, 2 की जगह 2 है और 3 की जगह 1 है, यानी रैंक्स एग्जैक्टली ऑपोजिट है। तो R आना चाहिए -1। चेक कर लेते हैं। सबसे पहले निकालो डिफरेंस। तो ये हो गया -2, ये हो गया 0, ये हो गया +2। अगर सम करके देखोगे तो 0 आ रहा है। सम ऑफ डिफरेंसेस ऑफ रैंक्स इज ऑलवेज 0। अब निकालो डी स्क्वायर। अगर मैं डी स्क्वायर करता हूं तो ये होगा 4, ये 0 और ये हो जाएगा 4। तो डी स्क्वायर का आंसर आता है मेरा 8। अब सीधे लगा दो R0 का फॉर्मूला। R0 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर, यानी 6 इंटू 8 डिवाइडेड बाय n क्यूब माइनस n, मतलब 3 का क्यूब -3। तो मेरा R0 फाइनली आ जाएगा 1 माइनस 48 बाई 24। तो R0 आएगा 1 माइनस 2, यानी कि -1। डंटना तनना। तो हो गई भाई प्रॉपर्टी प्रूफ। अगर रैंक इक्वली ऑपोजिट है तो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट आने वाला है -1। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी लिखते हैं, अगर हम लोग रैंक्स को रिवर्स भी कर दें तो भी रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट सेम आएगा। अगर हम लोग रैंक्स को रिवर्स कर देते हैं तो भी मेरा कोरिलेशन कोफिशिएंट आता है सेम। एक बार इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। तो देखो यहां पे जेठालाल ने रैंकिंग दी थी 4 1 3 2। अगर मैं लास्ट रैंक को फर्स्ट रैंक बना दूं, मैं चेंजेस कर रहा हूं है ना, अगर मैंने लास्ट रैंक को फर्स्ट रैंक बना दी तो देखो यहां पे जेठालाल और मेहता साहब की रैंकिंग को मैं एज इट इज उठा लेता हूं। तो जेठालाल और मेहता जी ने जब ये रैंकिंग्स की थी तो इनका देखो, जब मैंने बोला था ना इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते, उसके बाद डायरेक्टली नहीं आ जाना। तो भाइयों जब जेठालाल और तारक मेहता ने कुछ ऐसी रैंकिंग की थी तो मेरा कोरिलेशन आया था 0.4। अगर मैं इनकी रैंकिंग को चेंज कर दूं, RX को मैं चेंज कर देता हूं, जेठालाल ने जिसको लास्ट स्पॉट दिया था मैं उसको फर्स्ट स्पॉट बना देता हूं। तो 4 की जगह कर दिया 1, 1 की जगह कर दिया 4, 3 की जगह कर दिया 2 और 2 की जगह कर दिया 3। तो मैंने जेठालाल जी की रैंकिंग रिवर्स कर दी। 4 की जगह कर दिया 1, 1 की जगह कर दिया 4, जो सेकंड आया था उसको बना दिया थर्ड और जो थर्ड आया था उसको बना दिया सेकंड, क्योंकि 1 2 3 4 का रिवर्स क्या होगा 4 3 2 1। तो यानी 2 की जगह आएगा 3, 3 की जगह आएगा 2, 1 की जगह आएगा 4 और 4 की जगह आएगा 1। तो मैंने रैंक्स को रिवर्स कर दिया। वैसे ही तारक मेहता जी की जो रैंक्स थी उनको भी रिवर्स कर देता हूँ। 4 की जगह 1, 2 की जगह 3, 1 की जगह 4 और 3 की जगह 2। अब मैं एक बार वापस से कोरिलेशन निकालता हूँ। तो निकालो डिफरेंस। डिफरेंस आया 0, फिर आया 1, फिर आया -2, फिर आया +1। डी स्क्वायर निकालो तो डी स्क्वायर आएगा 1, फिर 4 और फिर 1, यानी कि समीशन डी स्क्वायर आ गया 6। अगर मैं R0 निकालता हूँ तो वो आएगा 1 - 6 × 6
डिवाइडेड बाय 4 क्यूब माइनस 4। अगर तुम लोग अभी भी इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0.4। यानी कि जो जजेस ने रैंक्स दिए उसको मैं रिवर्स भी कर दूं तो भी मेरा कोरिलेशन सेम आएगा। यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड को अगर मैंने थर्ड सेकंड और फर्स्ट भी बना दिया दोनों के साथ, दोनों जजेस के साथ, तो भी मेरा कोरिलेशन सेम आएगा। तो 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैंने बताई कि सम ऑफ डिफरेंसेस ऑफ रैंक्स इज ऑलवेज 0। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि अगर रैंक्स इक्वली ऑपोजिट है तो फिर कोरिलेशन हो जाएगा -1। और तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर मैं रैंक्स को रिवर्स भी कर देता हूं तो भी मेरा कोरिलेशन सेम रहेगा। ये 3 प्रॉपर्टीज याद रखना, तुम लोग एग्जाम के सारे क्वेश्चंस कर पाओगे ऑफ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो आओ एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बिल्कुल स्पीड में, बहुत जल्दी से, आसानी से ये क्वेश्चंस करेंगे। तो भैया पहला क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारी स्क्रीन पर, मैं हो जाता हूं गायब। तो देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हेन ईच इंडिविजुअल गेट्स द एग्जैक्टली ऑपोजिट रैंक बाय 2 जजेस देन द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट विल बी -1। एग्जैक्टली ऑपोजिट रैंक्स है, यानी कि 1 2 3 एक जज ने दिया है अगर, तो दूसरे जज ने दे दिया 3 2 1, तो कोरिलेशन हमेशा आने वाला है -1, क्योंकि रैंक्स है एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। तो आसान सा क्वेश्चन था, आर हो जाएगा -1। एक और क्वेश्चन कर दे उतनी एनर्जी के साथ। तो देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है। 3 कॉम्पिटिटर्स हैं और 2 जजेस ने उन्हें रैंक किए। एक जज ने रैंकिंग की है 1 2 3 और एक जज ने रैंकिंग की है 2 3 1। क्या ये रैंक्स एग्जैक्टली ऑपोजिट है? चेक करो, 1 की जगह 3 आना चाहिए था लेकिन 1 की जगह आया है 2, तो रैंक्स एग्जैक्टली ऑपोजिट तो नहीं है। मतलब यहां पे पूरी ईमानदारी के साथ फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले निकालते हैं डिफरेंस। डिफरेंस यहां हो गया -1, फिर हुआ -1, फिर हो गया +2, फिर निकालते हैं डी स्क्वायर हुआ 1 1 और 4, यानी समीशन ऑफ डी स्क्वायर आया 6। तो R0 का फॉर्मूला होगा 1 - 6 × 6 डिवाइडेड बाई 3 क्यूब -3। तो R0 का फाइनल आंसर आएगा 1 - 36/24। चलो सॉल्व करते हैं। R0 का आंसर आ जाएगा -0.5। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन में n क्यूब -n, इस पूरे एक्सप्रेशन को माइनस करना है 1 में से। इतनी आसानी से तुम लोग रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल सकते हो। तो कहीं मत जाओ, एक और क्वेश्चन करो, आ रहा है तुम्हारी स्क्रीन पर, मैं हो रहा हूं जादू से गायब। तो देखो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 पागल जज हैं, मैड जजेस, पागल हैं, बिल्कुल बावले हो गए हैं, और उन्होंने रैंकिंग्स करी है। पहले जज ने रैंकिंग करी 1 2 3 4 5, दूसरे जज ने रैंकिंग कर दी 5 4 3 2 1। अरे भाइयों, तो यहां पे रैंक्स एग्जैक्टली ऑपोजिट है एक दूसरे के। 1 की जगह 5, 5 की जगह 1, 2 की जगह 4, 4 की जगह 2, 3 की जगह 3, क्योंकि 3 मिडिल में। तो यहां पे रैंक्स जब एग्जैक्टली ऑपोजिट है एक दूसरे के तो आर आने वाला है -1। सॉल्व करने मत बैठ जाना एग्जाम में। कुछ नालायक बच्चे इसको सॉल्व करने बैठते हैं एग्जाम में और फिर बाहर निकल के बोलते पेपर लेंदी था। अरे पेपर लेंदी नहीं था, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम है। आर एग्जैक्टली ऑपोजिट के केस में -1 निकलते हैं, बस इतना याद रखना है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, अंतिम क्वेश्चन ऑन द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो देखो यहां पे दे रखा है कि स्पेयरमैन का रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट है 0.6 और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक है 66। तुम लोग n निकाल कर दे दो भाई, तो n को सीधे नॉकआउट कर लो ना यार, जरूरत ही क्या है, सिर्फ ऑप्शन से n उठाओ और क्वेश्चन में डालो। जिस भी n से आंसर आ जाए वो वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वरना तू नहीं तो कोई और सही। तो मैं लिख देता हूं R0 = 1 - 6 × 66 डिवाइडेड बाय n क्यूब -n। n उठाओ ऑप्शन में से, जिससे मेरा आंसर 0.6 आ गया वो वाला ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, क्योंकि R0 इज ऑलरेडी गिवन एज 0.6। तो पूरी उम्मीद है कि एग्जाम में अगर ऑप्शंस गिवन होंगे तो तुम लोग आसानी से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लोगे। तो जल्दी से आओ मेरे साथ, आज क्या क्या पढ़ा। आज पढ़ी 2 इंपॉर्टेंट मेथड्स, एक पढ़ी कॉन्करेंट डेविएशन और दूसरा पढ़ा रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। कॉन्करेंट डेविएशन में सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, RC = ±√ +- 2C - m डिवाइडेड बाय m।
C होता है नंबर ऑफ प्लेसेस, M होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कंपेयर्ड। फिर हम लोगों ने पढ़ा रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, सिंपल सा फॉर्मूला R0 इक्वल टू 1 माइनस 6 समीशन D स्क्वायर अपॉन में n क्यूब माइनस n। प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट थी कि सम ऑफ डिफरेंसेस ऑफ रैंक हमेशा होता है 0। अगर रैंक्स एग्जैक्टली ऑपोजिट है एक दूसरे के तो R हो जाएगा -1। और याद रखना अगर मैं रैंक्स को रिवर्स भी कर दूं तो भी मेरा रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट सेम रहेगा। तो दो इंपॉर्टेंट मेथड भी कोरिलेशन की हो गई खत्म। एक अंतिम मेथड बची हुई है विच इज कार्ल पियर्सन, और ये भी जबरदस्त इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम व्यू पॉइंट। पर इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा टिल द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि मैं जा रहा हूं रटने कार्ल पियर्सन की मेथड को। घर जाऊंगा, मेथड रटूंगा, फिर अगले वीडियो में वापस मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।